हमें ये चीज़ें तो ज़रूर करनी है। आपकी वेबसाइट टेक्निकल एसईओ से रैंक हो जाएगी, लिंक बिल्डिंग से रैंक नहीं होगी। यानी ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि अगर आपने लिंक बिल्डिंग नहीं की हुई, लिंक बिल्डिंग वेबसाइट को रैंक करने के लिए इस्तेमाल भी नहीं करते, वो वेबसाइट की अथॉरिटी को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो वेबसाइट को रैंक करना है वो टेक्निकल एसईओ ने करना है, और वेबसाइट को जो रैंक करना है वो ऑन साइट एसईओ ने करना है। ठीक है, अगर हम ये देखेंगे इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं टेक्निकल एसईओ के। ठीक है, नंबर 1 क्या जी हमारे पास, साइट आर्किटेक्चर कैसा होगा। साइट आर्किटेक्चर का क्या मतलब है कि भाई जिस फील्ड की आपने वेबसाइट बनाई हुई है, जिस चीज़ के मुतल्लिक वेबसाइट बनाई हुई है, क्या आपका स्ट्रक्चर वेबसाइट का कैसा है कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको अंदाजा हो रहा होगा स्ट्रक्चरल फॉर्म की इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि जो मेन्यूज हैं उसके आगे जो सब मेन्यूज बने हुए हैं क्या स्ट्रक्चरल फॉर्म में पड़े हुए हैं। आप जो कंटेंट इन्फॉर्मेशन में दे रहे हैं उसको, क्या आपने उसके अंदर हेडिंग्स का प्रॉपर इस्तेमाल किया हुआ है, क्या हेडिंग का स्ट्रक्चर प्रॉपर है, 1 to 6 की तरफ गए हुए हैं कि 6 to 1 की तरफ आ रहे हैं, ये उसके स्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है जी, XML साइट मैप, क्या आपने अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट किया हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइट मैप है ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये भी टेक्निकल एसईओ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, साइट स्पीड, कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ ना कि वेबसाइट की स्पीड को आपने टूल्स की मदद से चेक करना है कि हमारी वेबसाइट की स्पीड ठीक है कि नहीं है, और हमारी वेबसाइट को बी कैटेगरी में तो जरूर होना चाहिए। अगर इससे भी कम कैटेगरी में आ रही है, वो सी में आ रही है, डी में आ रही है, या एफ की कैटेगरी में आ रही है। एफ का तो मतलब है कि वेबसाइट में काफी सारे स्ट्रक्चर वाइज इश्यूज हैं, कंस्ट्रक्शन वाइज, इसमें एसईओ इशू की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये चीजें आपको एसईओ शुरू करने से पहले देखनी है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है, उसमें मैंने आपको मेन एक फैक्टर बताया हुआ है, क्या, इमेजेस बड़े होंगे जो हमने ऑन साइट में पढ़ा हुआ है, जावा स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई होगी, कैस्केड स्टाइल शीट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई होंगी। तो सबसे पहले तो हम उसको यही कहेंगे कि भाई ऊपर से स्लाइडर जो इतने हैवी लगाए हैं उनको रिमूव कर दो। यानी हमने फ्रंट से जावा स्क्रिप्टिंग का कोड हटाना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या चीज़ आ रही है, डुप्लीकेट कंटेंट। अगर तो हमने अपनी वेबसाइट का डुप्लीकेट कंटेंट रखा हुआ है तो ये भी टेक्निकल एसईओ में ये चीज़ भी आपने क्रॉस चेक करनी है कि भाई इसमें किसी और वेबसाइट से तो कंटेंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, आपसे लिंक शेयर किया हुआ मैंने डुप्लीकेट कंटेंट चेक करने का, आज मैं ग्रुप में कर दूंगा। ठीक है, उसमें जाकर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल देंगे, तो अगर आपने डुप्लीकेट कंटेंट लिखा होगा तो आपको बता भी देगा कि कौन कौन सा हिस्से में आपका डुप्लीकेट कंटेंट है, आप उसको चेंज कर लो। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे क्या चीज़ आ रही है, सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ, एसएसएल, यानी एसएसएल भी हमारे पास किस कैटेगरी में आती है, टेक्निकल एसईओ में आती है, कि हमने क्या एसएसएल अप्लाई की हुई है अपनी वेबसाइट पे कि नहीं की हुई, और उसको रीडायरेक्ट भी किया हुआ कि नहीं किया हुआ। मतलब आपने होस्टिंग बाय की है तो हमें रीडायरेक्ट करने की तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी वेबसाइट फिर HTTP पे तो है ही नहीं, आपकी वेबसाइट तो डायरेक्ट ही HTTPS पर आई है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पहले HTTP पर थी और अब HTTPS पर है, तो अब हमें बताना है कि भाई हमारा जो वर्जन है वो HTTPS वाला है, तो रीडायरेक्टर भी यूज करने हैं, और रोबोट्स की मदद से भी बताना है, और साइट मैप की मदद से भी बताना है। ये सारी चीज़ों से हम बता रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट, क्योंकि साइट मैप में बताते हो ना कि साइट मैप कहाँ है। अब उसके पास तो दो वेबसाइट्स होंगी ना, एक HTTP होगी और एक HTTPS होगी। अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो हो सकता है वो HTTP को ही क्रॉल करना शुरू हो जाए, और जब उसको क्रॉल करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हम बहुत सारे मेजर फैक्टर्स को मिस कर रहे होंगे ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सो हमें HTTPS को भी यहाँ पे मेंशन करना है। मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं ये सारी चीज़ें हम कर ली हुई है, कर ली हुई है ना, इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमने नहीं की है। अच्छा उसके बाद आगे क्या चीज़ आ रही है, यूज़र एक्सपीरियंस। अब हमने ये देखना है कि यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है हमारा। एक चीज़ याद रखें कि गूगल जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस कहाँ पे चेक करता है, गूगल आपकी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस मोबाइल पे चेक करता है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है तो आपकी वेबसाइट लैपटॉप ऑप्टिमाइज्ड भी है, और अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो फिर वो लैपटॉप ऑप्टिमाइज्ड भी है। यानी उसने सबसे पहले लैपटॉप को अलग से चेक नहीं करना। जब आप मोबाइल के सारे फैक्टर्स पूरे कर लोगे तो आपने समझना है कि आपकी वेबसाइट लैपटॉप पे ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो गई है। सो उसने यूजर एक्सपीरियंस कहाँ पे देखना है,
मोबाइल पे देखना है। अब यूजर एक्सपीरियंस क्या है कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है तो नंबर 1 फिर वही बात स्पीड आ जाती है कि अगर वेबसाइट खुल ही नहीं रही तो वो बंदा तो शिफ्ट कर जाएगा। अगर कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आए और वेबसाइट पर आने के बाद एकदम कहीं और चला जाए तो इसका मतलब है कि उस वेबसाइट को वो बाउंस कर रहा है, यानी उसमें बाउंस रेट हाई है। अभी तक हम जो कुछ सीख रहे हैं उसमें हम ये कह रहे हैं कि कुछ भी चीज हाई होगी तो हमें वो मैटर करेगी, यानी हमें चीजों को हाई करना है, ये कह रहे हैं ना, हर चीज को हम हाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम लो करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारा बाउंस रेट लो होना चाहिए। बाउंस रेट की जो अच्छी वैल्यू होती है वो बिटवीन 25 to 40 होती है। तो अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट, ये आप गूगल एनालिटिक्स में देख सकते हैं, सर्च कंसोल में बाउंस रेट नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना सर्च कंसोल, एक लेसन आपको मैं एनालिटिक्स का दूंगा जिसमें हम वेबसाइट को एनालाइज कर रहे होते हैं कि भाई वेबसाइट एक हम कर रहे हैं सर्च कंसोल। सर्च कंसोल में क्या हो रहा है, हमें लीड्स कहां से आ रही हैं ये पता लग रहा है, नंबर 1 क्यूरीज कौन सी है ये पता लग रहा है, और वेबसाइट के इश्यूज को चेक कर रहे हैं। आप समझ लो कि टेक्निकल एसईओ आप चेक कर रहे हो सर्च कंसोल से। अगर मैं इसको इन शॉर्ट कर दूं कि हम टेक्निकल एसईओ को चेक किस पे करते हैं, क्योंकि लिंक्स कहां बने हुए हैं, वेबसाइट की सिक्योरिटी के इश्यूज तो नहीं है, वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस बुरा तो नहीं हो रहा, ये सब कुछ हमें नजर आ रहा है सर्च कंसोल में। लेकिन हमारी जो वेबसाइट की ट्रैफिक है वो कहां से आ रही है, गूगल एड से आ रही है कि रेफरल है। अब मैंने एक टर्म इस्तेमाल की रेफरल, एक और टर्म भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं सोशल सिग्नल। क्या हमारी वेबसाइट सोशल सिग्नल शो कर रही है? इसका क्या मतलब है कि हमारी वेबसाइट दूसरे प्लेटफॉर्म से वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगी हुई है। यानी कहां से आ रही है, इंस्टाग्राम से लोग आ रहे हैं, लोग फेसबुक से आ रहे हैं, लोग लिंक्डइन से आ रहे हैं। तो इस तरह की जो, या दूसरी लिंक बिल्डिंग वाली वेबसाइट से लोग आ रहे हैं जहां पर आपने लिंक पेस्ट किए हुए हैं, कोरा से आ रहा है कोई बंदा आपके ऊपर। सो इसको हम बोलते हैं रेफरल ट्रैफिक। ये सारी की सारी किस तरह की ट्रैफिक कहलाती है, ये रेफरल ट्रैफिक कहलाती है। ये हमें वहां पर पता लगेगा। ट्रैकिंग हम अपनी वेबसाइट की एनालिटिक्स में कर सकते हैं कि भाई ट्रैकिंग का क्या मतलब है। चाहे हमने कन्वर्जन चेक करनी हो कि भाई कौन से पेज के ऊपर आ रहा है बंदा, पहले पर आ रहा है, दूसरे पर आ रहा है। और अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो भाई क्या वो ऐड टू कार्ट में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, उधर तक कितने लोग आ रहे हैं। अगर उधर तक लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब है कन्वर्जन रेट काफी हाई है, क्योंकि जो बंदा ऐड टू कार्ट वाले पेज पे आएगा तो इसका मतलब क्या है कि परचेज गारंटी हो गई है उसकी। लेकिन जो बंदा सिर्फ डिस्क्रिप्शन के पेज पर आएगा, इसका यह मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन ली उसने और वो वहां से अभी चला गया, तो वो कन्वर्जन नहीं हुई है। वो अवेयरनेस तक तो बात हो गई आपकी, मगर वो कन्वर्जन की बात नहीं हुई। ये सारे एनालिसिस हम कहां पे करेंगे, गूगल एनालिटिक्स में। बिल्कुल इसी तरह गूगल एनालिटिक्स भी कॉन्फ़िगर होगा, आप कोशिश कीजिएगा खुद से करने की, जैसे मैंने सर्च कंसोल कॉन्फ़िगर किया था। और जिस तरह हमने सर्च कंसोल कॉन्फ़िगर किया था, गूगल एनालिटिक्स लिखेंगे उसी तरह का एक कोड आएगा, हेड में उसको पेस्ट कर देंगे तो आपका एनालिटिक्स एनालिसिस होने शुरू हो जाएंगे। ये आपको मैं दिखाऊंगा किसी लेसन में जाकर उस वेबसाइट पर जिसका एनालिटिक्स चल रहा होगा, ताकि हम उसके एनालिसिस देख सकें। क्योंकि इसने भी हमें एनालिसिस फौरी तौर पर तो नहीं दिखाने ना, इसने भी टाइम लेना है, 1 महीने का, 2 महीने का, अच्छा टाइम 3 महीने का टाइम लेकर फिर हमें सही एनालिसिस दिखा रहा होगा। हाँ, गूगल एड्स का एनालिसिस आ जाएगा क्योंकि वो तो डेली बेसिस पे चल रही है आपकी ऐड, तो जैसी भी ट्रैफिक आपको आ रही है वो तो गूगल एड से भी हमें पता लग रहा है। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। पेज एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा, एक और चीज है, ये कोर वेब वाइटल की जो सेंटेंस है ये आपको सर्च कंसोल में भी दिखता है, उसमें भी लिखा होगा कोर वेब वाइटल चेक कर लो इसके। ठीक है, कोर वेब वाइटल से क्या मुराद है, ये गूगल के कुछ मैट्रिक्स हैं जो कि स्पीड का तयन करते हैं। अभी भी फिर मैं ये कह रहा हूँ कि स्पीड में वेब डेवलपमेंट का रोल ज्यादा है कि आपकी वेबसाइट स्लो है, लेकिन एक एसईओ एडवाइजर का ये काम है कि जब उसके पास वेबसाइट आएगी तो उसने सबसे पहले वेबसाइट की स्पीड ही चेक करनी है। यानी उसने कोर आपने जैसे ही कोई वेबसाइट आनी है सबसे पहले उसे सर्च कंसोल पे लाना है। आपने किसी भी टूल के साथ उसके वेबसाइट की स्पीड को चेक करना है कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, वो एफ पर है, ई पर है, डी पर है, ए पर है कि बी पर है। अच्छा, ये कौन से फैक्टर्स हैं जी? नंबर 1, पहला फैक्टर क्या है, एलसीपी। अच्छा, इसके साथ ये एलसीपी लिखा हुआ है, ये एफआईडी लिखा हुआ है। एलसीपी स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है एफआईडी
फर्स्ट इनपुट डिले, फर्स्ट इनपुट यानी जब पहली इनपुट आ रही है उसमें कितना डिले है। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट के अंदर बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है। और तीसरे नंबर पर आ रहा है कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट से क्या मुराद है कि भाई वो चीजें आकर स्क्रीन पर स्टेबल हो गई हैं कि स्टिल घूम रही हैं। ऐसा होता है ना, आप किसी वेबसाइट को खोलते हो तो बटन कभी तस्वीर इमेज बड़ा हो जाता है, कभी इमेज छोटा हो रहा है, यानी बेसिकली वो उस वक्त कम्युलेटिव शिफ्ट में होता है। मतलब कुछ चीजों को स्क्रीन पर फिक्स करने के लिए उसको साइज पहले से बताए जाते हैं, वो तो फिक्स हो गई। तो जिनके साइजेस नहीं बताए हुए वो साइजेस तो ऑटो एडजस्ट हो रहे हैं ना, वो ऑटो एडजस्ट होने लगे हुए हैं वो साइजेस। तो वो जो ऑटो एडजस्टमेंट होने लगी हुई है उसके लिए अब टाइम लगना शुरू हो गया फिर दोबारा से। अगर तुमको पता होगा भाई ये तस्वीर इमेज का ये साइज है, इसकी ये विड्थ है, इसकी ये हाइट है, स्पीड से हो जाएगा काम आपका। अब अगर आपकी एक वेबसाइट है वो सिस्टम फॉन्ट्स यूज करती है और एक वेबसाइट है जिसको हमने बहुत ही कलरफुल सा बनाया हुआ है और हमने ऐसे यूनिक फॉन्ट्स लगाए हुए हैं जो कि आमतौर पर लोगों के लैपटॉप्स में ही मोबाइल्स में नहीं होते, तो अब आपने उसे किस एक एक्स्ट्रा एफर्ट में डाल दिया कि जाओ भाई पहले फॉन्ट इंस्टॉल करो। फॉन्ट इंस्टॉल करेगा फिर ही काम करेगा ना, तो इससे भी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी हमारी। ठीक है, सो ये वाली चीजें मैटर कर रही होती हैं जी लेआउट शिफ्ट में। जरा नीचे आए, बल्कि नीचे आने की बजाय इधर आए जरा। तो ये हमारा जो नेट का मसला है ना, ये 2 दिनों से आ रहा है यहाँ पे। मैं लैपटॉप मोबाइल घर भूल आया हूँ तो मैं व्हाट्सएप से गुजारा कर रहा हूँ। चले आ जाए, ये अब आ गया आपके पास। अब वो क्या कहता है लार्जेस्ट एलसीपी से क्या मुराद है। एलसीपी से मैं ये कहता हूँ ना लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट में क्या किस चीज को रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो लैपटॉप को तो कंसीडर ही नहीं कर रहा, ये तो आपको पता लग गया। वो किसको कंसीडर कर रहा है, मोबाइल को कंसीडर कर रहा है। तो अब आप एक वेबसाइट खोलते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, ठीक है, तो एक वेबसाइट का वो हिस्सा है, जैसे ये एक स्क्रीन आपको नजर आ रही है, एक वो पोर्ट्रेट स्टाइल है ना पूरे मोबाइल का आपका, तो एक हिस्सा वो वाला है जो आपको नजर आ रहा है। फर्स्ट लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का क्या मतलब है कि माउस को यूं आपने ड्रैग किया ना अपनी स्क्रीन को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले हिस्से से नीचे चले गए। हम उसकी बात नहीं कर रहे, जो आपका टाइम कैलकुलेट होना है वो उस स्क्रीन पर होना है जो ड्रैग करने से पहले वाली स्क्रीन है। उसके अंदर उसने ये देखना है कि भाई इसके अंदर मिसाल के तौर पर क्या आ रहा है, उसमें मेन्यू नजर आ रहा है, ठीक है, उस पर कोई हेडर है, वो शायद वो नजर आ रहा है, उसके बाद आपका लोगो नजर आ रहा है, अगर आपने स्लाइडर्स लगाए हुए हैं वो नजर आ रहे हैं। और कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो अच्छी होती हैं, उन्होंने क्या किया होता है, स्लाइडर्स मोबाइल पे शो नहीं होते, स्लाइडर्स लैपटॉप पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपका स्लाइडर नजर आ रहा है, उसके बाद आपका कंटेंट नजर आ रहा है और कुछ एक आधा इमेज नजर आ रहा है, मेरा ख्याल है पहली स्क्रीन में इससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता, फिर आप ड्रैग करते हो, नीचे जाते हो और फिर चीजें आपको नजर आना शुरू होती हैं, ऐसे ही है ना। अब वो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट किसको कह रहा है, वो कह रहा है भाई ये इतने सारे जो ऑब्जेक्ट मैंने भी आपको सारे गिनवा दिए हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट्स में जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है, वो हर वेबसाइट का कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैं उसको स्पेसिफाई तो नहीं कर सकता कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वो तो उस पर डिपेंड कर रहा है कि उसने कौन सा बड़ा बनाया हुआ उसमें ऑब्जेक्ट। वो जितना टाइम ले रहा है दैट इज कॉल्ड एलसीपी, उसको कहते हैं लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। पेंट का क्या मतलब है, ड्रॉ करना, पेंट करना किसी जगह पर। तो बेसिकली हो क्या रहा है, स्क्रीन पर आपका ऑब्जेक्ट पेंट होने लगा हुआ है, तो उसने कहा भाई इतने सारे ऑब्जेक्ट्स पेंट हो रहे हैं, इनमें से जो सबसे हैवी ऑब्जेक्ट है वो पेंट होने में कितना टाइम ले रहा है, वो स्क्रीन पे नजर आने में कितना टाइम ले रहा है, इज कॉल्ड एलसीपी। अब आप देखें यहां पर क्या आ रहा है जी, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, 3 कलर्स आ रहे हैं, ग्रीन कलर भी आ रहा है, ऑरेंज कलर भी आ रहा है और रेड कलर भी आ रहा है। ये रेड कलर का क्या मतलब होगा कि भाई ये हो सकता है कि एफ का ग्रेड मिला हो, ये डी का ग्रेड मिला हो। सो अगर डी में आए होंगे तो ऑरेंज कलर में आया होगा, वो ई में आए होंगे तो शायद ऑरेंज में आया होगा, भाई अभी आप इसको मजीद इंप्रूव कर लें। और अगर आपकी हेल्थ, वेबसाइट की अच्छी हेल्थ होगी तो आप कहां पे रहोगे, गुड वाली कैटेगरी पे आओगे। तो कहता है भाई 2.5 सेकेंड्स
आपकी वेबसाइट का अगर एलसीपी का टाइम है लोड होने का, एलसीपी का क्या मतलब, बड़े ऑब्जेक्ट का टाइम अगर इतना है लोड होने का, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट अच्छी चल रही है। यानी वो सारी वेबसाइट को देख के स्पीड मैं ये नहीं कह रहा, कहता कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो लोड होता रहे, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोड होने में जितना मर्जी टाइम ले ले, लेकिन जो पहले वाला हिस्सा है उसे इतने टाइम में लोड होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2 क्या है, अब पहले हिस्से को उसने क्या कहा, एलसीपी को उसने क्या कहा, लोडिंग वाला पार्ट आ गया ये। दूसरे को उसने कह दिया जी इंटरेक्टिविटी है, कि इंटरेक्टिव हो रहा है आपका पेज, आपकी वेबसाइट इंटरेक्टिव होने में कितना टाइम ले रही है। इट इज कॉल्ड एफआईडी, फर्स्ट इनपुट डिले। ठीक है। इसका जो उसने अच्छा टाइम दिया होगा वो कितना दिया होगा जी, 100 मिली सेकेंड्स का। ठीक है। अब ये क्या चीजें हैं, अगर हम एज ए एसईओ की बात करें तो शायद हमें ना समझ में आ रही हो, ये किसको समझ में आएंगी, ये डेवलपर को समझ में आएंगी, ये सारी चीजें डेवलपर को समझ में आएंगी कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है। मैं उसे कहूंगा कि भाई ये लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज आपका ये होता है, मैं उसे बताऊंगा, उसको भी नहीं पता होगा, मैं उसे कहूंगा ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट है, इसको ठीक करें। उसके बाद मैं उसे कहूंगा फर्स्ट इनपुट डिले, यानी कि जो फर्स्ट इनपुट आ रही है नजर हमें, उसमें कितना डिले आ रहा है वो हमने ठीक करना है, अगर ये वाला इशू आ रहा होगा। और तीसरे नंबर पर हम सीएलएस करेंगे, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट आ रहा है, चीजें घूम फिरने लगी हुई हैं, तो हम उसे कहेंगे इसका क्या तरीका होगा। इसमें दो चीजें, दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी, एक तो फोन की एग्जांपल दी मैंने आपको, अब इसमें वो क्या करेगा, फोन पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है फोन स्वैप। फोन स्वैप का क्या मतलब है, फोन स्वैप का मतलब ये है कि भाई अगर तो फोन डाउनलोड होने तो फोन, हम डेवलपर से कहेंगे कि भाई फोन स्वैप की टेक्निक को अपनी वेबसाइट पे यूज करो, सिस्टम फोन लगाओ। ठीक है, सिस्टम फोन स्वैप कर दो, और जब तक आपका फोन आता नहीं है, यानी आप इंफॉर्मेशन ये दो कि भाई अब अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो फोन स्वैप जो है ये एक प्लगइन है, सिंपल, आपने सिर्फ उस प्लगइन को इंस्टॉल करना है अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं। और अगर आप ये यूज कर रहे होगे तो वो कोडिंग वाला सीएसएस का एक कोड लिखेगा जिसमें फोन को वो स्वैप करेगा, वो कहेगा भाई लोड के ऊपर ये वाला फॉन्ट हो, जब मेरा फोन लोड हो जाए तो इसको स्वैप कर दो, यानी मेरे दूसरे फोन के साथ रिप्लेस कर दो। लेकिन ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है अगर आप एसईओ फ्रेंडली काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, उम्मीद आपको समझ आया होगा ये क्या चीज है तीनों। ये इसको डिफाइन किया भाई यहाँ पे, जो मैंने भी आपको डिफाइन किया है। दो मौलवी साहब इकट्ठे मुकाबला कर रहे हैं ना, दो की अलग अलग अज़ानें चल रही हैं एट द सेम टाइम। आ जाए वापस जी फाइल में। दूसरे नंबर पर क्या चीज आ गई है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस। क्या आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि मोस्टली जो आपकी काम हो रहे हैं वो सारे मोबाइल से ही होते हैं। मतलब कोई भी अब लैपटॉप डेस्कटॉप को लेकर नहीं बैठा होता काम करने के लिए, खासतौर पर जिन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए बिजनेस करना है या करवाना है, वो लोग तो मोबाइल पर ही होते हैं। सो इसलिए हमें पहले मोबाइल फ्रेंडली अपनी वेबसाइट को बनाना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, सिक्योर विद HTTPS। इसका क्या मतलब है, SSL अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना है। और अब तो आप होस्टिंग परचेज करोगे तो वो कहेगा भाई SSL भी लें साथ हमारे, और वो फर्स्ट ईयर में तो आपको कह देते हैं कि मैं SSL आपको फ्री दे रहे हैं, अगले साल आपको फिर उसे परचेज करना पड़ता है नेक्स्ट ईयर के लिए। जी, चेक योर वेबसाइट फॉर क्रॉल एरर्स। ये कहां से चेक होंगे, हाँ जी, वेबसाइट के क्रॉल एरर्स कहां से चेक होंगे। आप दोनों मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, क्या हो सकता है नजर आए,
कोई एक स्टूडेंट मुझे नजर आएगा तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक, थैंक यू। चलें जी, अब ये क्राउल एरर्स कहां से चेक होंगे? सर्च कंसोल से। सर्च कंसोल में जाओगे, अगर आपकी वेबसाइट में कुछ क्राउल एरर्स होंगे वो बता रहा होगा। और क्राउल एरर्स क्यों होंगे? कि आपकी वेबसाइट फिर वो इशू वही होंगे कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। हो सकता है वो ये कह रहा हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो बहुत छोटा है और आपका जो लोगो है, ये जो इमेज है वो बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम डेवलपर को कहेंगे कि भाई फ़ॉन्ट का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा करो और इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा करो। ठीक है, सो ये क्राउल एरर्स आ रहे होंगे। कोई और एरर्स भी हो सकते हैं। अगर नहीं आ रहे क्राउल एरर्स तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोबाइल हमारी वेबसाइट क्राउलर फ्रेंडली चल रही है इस वक्त, इसमें कोई इशू नहीं है। और जरूरी नहीं है कि क्राउल एरर्स पहली अटेम्प्ट पर आए। हो सकता है कि पहले 10 दिनों में क्राउल एरर्स ना आए, पहले महीने में भी ना आए, जब दूसरे महीने क्राउलिंग शुरू हो फिर आने शुरू हो जाए। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है जी? ब्रोकन लिंक्स। इसका मतलब है ब्रोकन लिंक्स हमने पढ़ा था, चेक करने का तरीका भी पढ़ा था। ये भी टेक्निकल एसईओ का पार्ट है कि भाई ब्रोकन लिंक्स को भी हमें चेक करना है। ये एक किस्म का आप समझ लो कि अभी मैं एसईओ ऑडिट कर रहा हूँ पार्टली। किसी वेबसाइट वाले ने मुझे कहा कि मेरी वेबसाइट पे काम करे, तो मैं उसका एसईओ ऑडिट कर रहा हूँ। जो मैं अभी आपसे बातें डिस्कस करने लगा हुआ हूँ, ये सारी एसईओ ऑडिट में आ रही है। एसईओ ऑडिट का क्या मतलब है कि भाई इसके अंदर जो एसईओ होनी है, क्या हुई है, कितनी हो चुकी है, कितनी होनी है और किस तरह होनी है, मैंने क्या काम करना है, मैंने उसको बताना है ना भाई आपकी वेबसाइट पे ये टास्क होंगे। ब्रोकन लिंक्स टूल के साथ चेक करूंगा, पता लग जाएगा भाई 20 ब्रोकन लिंक्स आ रही हैं, 50 ब्रोकन लिंक्स आ रहे हैं, कितने ब्रोकन लिंक्स हैं इस पे। ठीक है, पढ़ा था ना हमने ब्रोकन लिंक्स का एक लेक्चर जिसमें हमने ब्रोकन लिंक्स को चेक किया था। रीडायरेक्टर्स, ये रीडायरेक्ट पढ़ा था हम लोगों ने। क्रिएट यूजर फ्रेंडली साइट आर्किटेक्चर, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, इसके अंदर क्या आ रहा है इसको अगर मैं डिटेल से बताऊं तो नेविगेशन मेन्यूज जो मैंने अभी बताया। मिसाल के तौर पर कॉलेज की वेबसाइट है, ठीक है, या हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की वेबसाइट है, तो मेन्यू जो है वो एसईओ का बना हुआ है और एक साइड पे मेन्यू बना हुआ है सोशल मीडिया का। तो अब उसके जो सब मेन्यूज होंगे, एसईओ के नीचे ऑन साइट एसईओ आएगा, टेक्निकल एसईओ आएगा, ऐसे ही है ना, और एसईएम आ जाएगा अगर उसी में रखना है। और जो सोशल मीडिया आएगा उसमें क्या आएगा? फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं खराब कर दूं और मैं सब कुछ एक ही जगह पर लगा दूं तो इसका मतलब है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ये वेबसाइट की। इससे मुझे ये इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। कैटेगराइजेशन, आपने अपनी वेबसाइट को कैटेगराइज किया हुआ है, लोग जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कैटेगरी की सूरत में उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे भी मैंने नाम भी लिए चीजों के। यूआरएल स्ट्रक्चर, इसको भी हमने डिस्कस किया था कि यूआरएल स्ट्रक्चर कीवर्ड फ्रेंडली होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मेरी एक लिंक बना हुआ है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का, तो उसका जो यूआरएल बनेगा, मतलब वेबसाइट का नाम तो कुछ भी होगा xyz.com, आगे जो यूआरएल आ रहा है वो किसका आ रहा है? डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। तो इसको मैंने डिजिटल डैश मार्केटिंग डैश ट्रेनिंग लिखना है, तो मेरा कीवर्ड भी इस पर एडजस्ट हो गया। ये है यूआरएल फ्रेंडली टेक्स्ट। ठीक है, ये यूआरएल के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका यूआरएल ऐसा लगा दूं जिसमें अननोन सा कुछ मैं टेक्स्ट लिख दूं जिससे कुछ समझ भी ना आ रही हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यूआरएल हम लिखने लगे हुए हैं, ये यूआरएल स्ट्रक्चर हमने एसईओ फ्रेंडली नहीं किया हुआ। उसके बाद अगली चीज क्या है हमारे पास? इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का क्या मतलब है कि हमारी वेबसाइट अब आप देख रहे हैं कि सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने ऑन साइट में की, लेकिन ये सब चीजों को वो डिटरमिन कहां पे जाके कर रहा है? टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स में जाके कर रहा है। और अगर ऑन साइट एसईओ टेक्निकल एसईओ आपने अच्छी की है तो 1.5 मंथ आप रैंक कर जाओगे। डिपेंड्स ऑन कंपटीशन। ये नहीं है कि बहुत ही हैवी कंपटीशन वाली वेबसाइट होगी तो भी कर जाओगे, डिपेंड्स ऑन कंपटीशन। सो जब भी आपने किसी को टाइम बताना है रैंक होने का, तो आपने कंपटीशन चेक करने के बाद उसको बताना है। मतलब ऐसे जुबानी नहीं आप बता सकते किसी को कि भाई आपकी वेबसाइट 1 माह में होगी कि 2 माह में होगी कि 6 माह में होगी कि 1 साल में होगी। ठीक है, सो इंटरनल लिंकिंग का क्या मतलब होता है? वेबसाइट के अंदर लिंक्स, वेबसाइट के एक टैब से दूसरे टैब के अंदर मूव करने के लिए जो आपने लिंक्स बनाए हुए हैं। उसके बाद क्या दिया अगला फैक्टर? रोबोट्स। इसको हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कि रोबोट्स फाइल आपकी होनी चाहिए।
अब क्या कह रहा है, देयर आर सम पेजेस यू वुड रेदर नॉट हैव टू सर्च इंजन वाज देयर टाइम ऑफ क्राउड क्लोनिंग, एग्जांपल्स इंक्लूड एडमिन पेजेस। कहता है ये वाले जो पेजेस हैं इन्हें तो आप क्राउल नहीं करते ना, मतलब ऐड टू कार्ट, इसे हमने क्राउल नहीं करवाना, इसे हमें ट्रैक करवाना है जरूर। मतलब ऐड टू कार्ट का जो पेज है इसको हम जाकर एनालिटिक्स में जाकर ट्रैक तो करवाएंगे कि भाई एक यूजर अगर आया है मेन वेबसाइट से xyz.com से आया है, आगे वो कहां गया है, उसके बाद वो कहां गया, ये हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये हम रोबोट्स में कुछ नहीं बता रहे। कहते हैं ऐसे पेजेस जिन्हें आप क्राउल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ऐड टू कार्ट के पेज के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है जिसे आपको ऑप्टिमाइज करना है। वहां पर जाकर तो उसने बताना है कि भाई मुझे 4 चीजें चाहिए, 5 चीजें चाहिए, वहां पर जाकर उसने बताना है अपना एड्रेस, और वहां पर जाकर उसने अपना पेमेंट मेथड बताना है। तो इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि क्राउलर के लिए जरूरी है। तो कहता है ये वाली चीजें तो आपने उसमें से एक्सक्लूड करनी है। सो आपने एक्सक्लूशन सारे प्रोटोकॉल देखे थे। हाँ जी, क्रिएट सर्च इंजन एंड यूजर फ्रेंडली यूआरएल, ये अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। अब कहते हैं इसके लिए क्या होना चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। यानी कि लॉजिकल का क्या मतलब है कि जिस चीज के मतलब आप मैसेज दे रहे हैं उस तरह का आपका होना चाहिए। इजी टू रीड होने चाहिए और इंटेलिजेबल टू रीडर्स। ये इसकी एक एग्जांपल भी आ गई है, ये वर्डप्रेस के अंदर एग्जांपल दिखाई है। क्या कह रहा है, कहता है इस तरह होना चाहिए इसको। अच्छा, जब हम वर्डप्रेस में जाएंगे तो यहां पर तो हम कह रहे हैं ना यूआरएल, उधर हम बोलते हैं इसको स्लग। वर्डप्रेस में जो हमारा यूआरएल आ रहा होता है वेबसाइट के आगे का जो यूआरएल होता है इज कॉल्ड स्लग। तो कहते हैं आपका स्लग इस तरह होना चाहिए। अगर आप देखो तो ये कैसा स्लग है, हाउ टू रीडायरेक्ट अ वर्डप्रेस साइट। सो पूरे का पूरा कीवर्ड लगा हुआ है ना, और बीच में डैश भी लगा हुआ है। समटाइम ऐसे भी होता है अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो हो सकता है यहां पर ये कुछ ना लिखा होता और यहां पर लिखा होता पोस्ट 1 2 3 7 4, आगे महीने का नाम लिखा होता, आगे साल का नाम लिखा होता। सो ये फ्रेंडली यूआरएल नहीं है जी। इलिमिनेट डुप्लीकेट कंटेंट, ये हमने देख लिया। थ्री 301 की बात भी हो गई थी। ये है हमारे पास सारे टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स। अगर आपने देखा है तो इसको हमने समझा आ जाए, मगर इसको करते हम ऑन साइट में रहे हैं। और आपने ये भी चेक करना है कि क्या ये सारी ऑन साइट की चीजें हमने की हुई हैं। इसी तरह हमने कुछ ऑफ दूसरी वेबसाइट के लिंक्स भी अपनी वेबसाइट पे ऐड करने हैं जो रेलिवेंट हो। इररेलिवेंट होकर नहीं करना, कि जोर जबरदस्ती लिंक्स नहीं लगाने हैं। एक्सटर्नल लिंक्स वो सारे हो सकते हैं, जैसे आप सोशल मीडिया पर ही आ जाओ तो आपके अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे आपके एक्सटर्नल लिंक्स हैं। या आपसे रेलिवेंट कोई चीज ऐसी इंफॉर्मेशन है जो विकीपीडिया पे पड़ी हुई है तो आप विकीपीडिया का लिंक दे सकते हैं, लेकिन रेफरेंस टू द कंटेंट, कि जैसे किसी चीज की आप डिटेल बताना चाह रहे हो तो कह रहे हो भाई इस पर क्लिक करो तो ये वो आगे से विकीपीडिया का पेज खोल दें, तो उसकी तो डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है, तो उससे आपको भी फायदा होगा। सो हमें एक्सटर्नल लिंकिंग भी साथ साथ करनी है। हेडिंग स्टाइल्स का भी प्रॉपर इस्तेमाल करना है। हेडिंग स्टाइल को हमने यहाँ पर एज इट इज डिस्कस नहीं किया, लेकिन अगर हमने हेडिंग स्ट्रक्चर गलत कर दिया, सही स्ट्रक्चर यूज नहीं किया, तो इसका मतलब है हम लोग रैंक नहीं करेंगे उसमें। ठीक है। अच्छा, अब अगला टॉपिक हमारा क्या है जी, लिंक बिल्डिंग। उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगली क्लास में मैं इसको वाइंड अप करूंगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लासेस में जाकर हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल भी शुरू करेंगे। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है ऑफ साइट एसईओ। ठीक, ऑफ साइट एसईओ से क्या मुराद है? ऑफ साइट एसईओ से मुराद है कि हम दूसरी वेबसाइट्स पर, यानी दूसरे लोगों की वेबसाइट पर जाकर एसईओ करेंगे। हम दूसरों की वेबसाइट पर एसईओ क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? भाई किसी के घर में घुसना कोई इतना आसान तो नहीं होता। हाँ, जोर जबरदस्ती तो नहीं करेंगे ना। बेसिकली इस काम के लिए हमारे पास वेबसाइट्स पहले से ही बनी हुई हैं। वो वेबसाइट इसी मकसद के लिए, जिसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। फेसबुक, ठीक है ना, कोरा पे भी जाकर हम अपना अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक पे भी हम अपना अकाउंट बनाते हैं, ट्विटर पे भी हम अपना अकाउंट बनाते हैं, लिंक्डइन पे भी। सो ये इसका मतलब क्या हुआ, हम दूसरों की वेबसाइट पे चले गए। ये तो मैंने वो नाम लिए जो पॉपुलर नाम है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जो कि हाई डोमेन अथॉरिटी प्लेटफॉर्म्स होंगे, और कैटेगरी वाइज हमें उनको ढूंढना है। और ये काम भी पेड नहीं है, ये वाला काम भी फ्री काम है।
ये भी पेड काम नहीं करना। यानी इस तरह आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे फेसबुक के ऊपर, इतने सारे लोग मिल रहे होंगे कि ना मुझसे लिंक ले लो, 4000 लिंक ले ले मुझसे तो मैं आपसे इतने डॉलर्स लूंगा। ये पेड लिंक आ जाते हैं, गूगल इनको पकड़ लेगा, ठीक है, और आपकी वेबसाइट को फारिग कर देगा। आपको नेचुरल लिंक लेना है, और एक नेचुरल, असल में जो हम 6 माह का और 8 माह का टाइम लेते हैं ना, तो जब हम लिंक बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो लिंक बिल्डिंग वाले ये कह रहे होते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे अगर लिंक लगाओगे तो इसकी अथॉरिटी आपको जो शिफ्ट होगी वो 6 से 8 महीने में होगी। तो असल 6 से 8 महीने वाला टाइम ये है। और ये अगर हम ये कहेंगे हमने ऑन साइट एसईओ नहीं की, पाकिस्तान में जो है ना, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो लोगों को ऑन साइट एसईओ की फिक्र होती है ज्यादा, कि भाई मैं रैंक करूं, मैं नजर आऊं। अगर हम बाहर की वेबसाइट्स की बात करें तो बाहर के लोगों को फिक्र होती है कि मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी हो, यानी मेरी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 40+ होनी चाहिए। हम रेकमेंड यही करते हैं कि जिनके ऊपर आपने लिंक्स लगाने हैं वो भी 40+ हो। फेसबुक की जो डोमेन अथॉरिटी है वो 100 है, मतलब डोमेन अथॉरिटी का मैक्सिमम जो नंबर है वो 100 का है। सो सबसे अच्छी जो डोमेन अथॉरिटी है वो फेसबुक की डोमेन अथॉरिटी है। सो हमें ऐसी वेबसाइट्स को लोकेट करना है जो हमें लिंक बिल्डिंग की फैसिलिटी देते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज लिंक बिल्डिंग, कि लिंक बिल्डिंग है क्या चीज। आई होप कि समझ आया होगा कि लिंक बिल्डिंग से मुराद क्या है। यानी अब हम अपनी वेबसाइट से बाहर आ गए। मतलब कोई बंदा मुझे ये कहे कि भाई मैं आपकी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग कर दूंगा, तो मुझे उसे अपनी वेबसाइट का लिंक देने की जरूरत है, एक्सेस। उसने मेरी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं करना आकर, यानी उसको मेरी वेबसाइट का कोई एक्सेस नहीं चाहिए। उसको मेरी वेबसाइट का यूआरएल चाहिए, मेरी वेबसाइट के जो उस पर मैंने मोबाइल नंबर दिया है, जो एड्रेस दिया है, ये चीजें चाहिए होंगी, और मेरे कीवर्ड चाहिए होंगे बस। और उसे ये पता होना चाहिए कि मेरी वेबसाइट किस कैटेगरी में है, या मैं जो लिंक बाय करना चाह रहा हूं, यानी कि जो उससे लिंक ले रहा हूं। अब लिंक बाय करने का क्या मतलब है, मतलब अगर आप लिंक लगा रहे हो तो आप लिंक सेल कर रहे हो ना, लेकिन एक लिंक लगाने का क्या तरीका है, वो कहता है कि भाई मुझे अभी लिंक लो, देखना आपकी डोमेन अथॉरिटी में फटाफट ठीक करा देता हूं। तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए तो ये काम हो, 1 महीने के लिए भी हो, 2 महीने के लिए भी हो। जैसे ही गूगल का एआई सिस्टम आएगा वो इस चीज़ को चेक करेगा कि भाई ये तो इन्होंने कुछ गलत काम किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपकी वेबसाइट को पेनल्टी करेगा। और पेनल्टीज भी आपको सर्च कंसोल में पता लग रही होती है। सर्च कंसोल में अगर आपकी वेबसाइट को कोई पेनल्टी मिलेगी तो वो भी आपको पता लगेगी कि भाई आपकी वेबसाइट में कोई पेनल्टी आई हुई है, ठीक है। सो हमें उसको भी रिमूव करना है, यानी हमें इन सब टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं करना। मतलब ये वाली जो रबिश किस्म की टेक्निक्स है ना कि भाई पैसे ले लो और ये करा लो, हम आपको आज ही दे रहे हैं 10,000 लिंक्स दे रहे हैं, 6 हफ्ते के अंदर डिलीवरी हो जाएगी तो इतने डॉलर्स आप हमें दे दो, अच्छे खासे डॉलर्स लेंगे वो आपसे, और आपको दिखाएंगे भी, मैं क्या आपको दिखाएंगे भी, लेकिन उसके बाद लूज होंगे। बिल्कुल जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लोग सेल करते हैं। मेरा एक क्लाइंट है, उसके मैंने जब काम शुरू किया तो उसके 8,000 फॉलोअर्स हैं, तो 20 दिनों के अंदर अंदर जो है ना वो 4,500 पे आ गया। जब मैं उसके फॉलोअर्स की शक्ल देख रहा था तो वो मुझे कोई जर्मन लग रहा था, कोई चाइनीज लग रहा था, इधर उधर से फॉलोअर्स आए हुए थे, वो सब ड्रॉप होने शुरू हो गए, सब जाने शुरू हो गए। तो मेरा ख्याल है कि कोई 2 महीनों के बाद जो उसके अपने 10-15 लोग होंगे ना वही नजर आ रहे होंगे। आपने कभी भी इस टेक्निक पर नहीं जाना, ना इस तरह फॉलोअर्स लेने हैं, ना इस तरह सब्सक्राइबर्स लेने हैं, ना इस तरह ट्रैफिक लेनी है। ये ट्रैफिक भी आपके किसी काम की नहीं है। कोई बंदा कहे ना जनाब आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक का मसला मैं हल कर देता हूँ, मैं आपको महीने के अंदर इतनी ट्रैफिक देता हूँ। आपने ये देखना है कि ट्रैफिक मेरी रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर आपसे रेलिवेंट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे नहीं आ रही, उसका क्या फायदा है आपको। ना क्राउलर को कोई पता लग रहा है कि आप रैंक करने लगे हुए हैं, वो तो आप जोर जबरदस्ती ट्रैफिक लेने लगे हुए हैं ना। वो तो किसी ने पैसे लेने हैं आपसे महीने के लिए, आपसे दिखाएगा आपको करके, सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा होगा, सर्वर्स के थ्रू कर रहा होगा, वापस थोड़े दिनों के बाद आप और रैंक नहीं करेंगे। और ऐसी चीजें जिन्होंने की होती है ना, वो आप समझ लो कि वो उनकी वेबसाइट जो होती है ना वो स्टीराइड हो जाती है, एक किस्म की स्टीराइड चीज़ों की आदी हो जाती है कि बस उस पर जो भी काम होता है ना मसनूई काम होगा, उसमें नेचुरल कुछ नहीं होगा। ना ऐसे यूट्यूब चैनल ग्रो करेंगे। मतलब कोई बंदा आपसे अक्सर फेसबुक पे आ रहा होता है कि जनाब 10 दिनों के अंदर वॉच टाइम भी पूरा कर लो, ये भी पूरा कर लो, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। इस तरह अगर आपने वॉच टाइम पूरा कर लिया है, इस वॉच टाइम का आपको मिलना क्या है, कुछ भी नहीं मिलना। आपको पैसे तो मिलने हैं आपके करंट व्यूज के ऊपर। अगर आपके करंट व्यूज 1000, 2000, 4000, 8000 डेली व्यूज आ रहे हैं तो आपने अर्न करना है। जिस बंदे ने आपको वॉच टाइम देना है ना, उसने आपको वॉच टाइम पूरा करके देना, वो भी निकल जाएगा आपका। जब तक वो रहेगा वो दिखेगा आपको, वॉच टाइम निकल जाएगा। सब्सक्राइबर हो सकता है कि
100% ना निकले, सब्सक्राइबर 100% में भी ना निकले, लेकिन वॉच टाइम तो 0 पे आएगा आपका, वो वाला वॉच टाइम जो आपने परचेज किया हुआ है। इंस्टाग्राम के फॉलोअर 0 पे आएंगे जो आपने परचेज किए हुए हैं। सो आपने कोई भी काम परचेज नहीं करना। गूगल एड्स कुछ और चीज़ है, मैं कहा गूगल एड्स कुछ और चीज़ है। गूगल एड तो हम कह रहे हैं कि भाई ये लोग गूगल को कह रहे हैं ये लो हमारा कीवर्ड पकड़ो, इसके अगेंस्ट हमें कुछ दिखाओ, वो हमारे पैसों को यूज़ करता है, वो ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं करता। अगर कोई बंदा कहता है मैंने साल भर गूगल ऐड चलाया तो क्या मेरी ऑप्टिमाइजेशन में भी कोई इस पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, किसी तरह से भी नहीं पड़ेगा। यानी एसईओ के हवाले से साल के बाद आप ऐड चलाना छोड़ दोगे तो एसईओ को कुछ नहीं पता लगेगा कि साल तक आप पैसे देकर कीवर्ड को रैंक करा रहे थे। आपकी एसईओ ने नेचुरल तरीके से ही रैंक करा, ठीक है। अब फाइनली देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, प्रोफाइल सबमिशंस। प्रोफाइल सबमिशन क्या होती है? आपने कोरा पे जाकर अकाउंट बनाया, वहां पर जाकर, यानी ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म जिस पे जाकर आप काम शुरू करें और वो उसमें आपको चॉइस मिल रही हो क्या प्रोफाइल बना लो। लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल बनती है, फेसबुक पे भी प्रोफाइल बनती है, कोरा पे भी बनती है, और कोरा की तरह के जितने भी वेब प्लेटफॉर्म्स हैं। कोरा कैसा प्लेटफॉर्म है? फोरम टाइप का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जनरल डिस्कशंस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। और पिछले दिनों मैं देख रहा था एक साहब ने लिखा हुआ था ना कोरा से अर्निंग शुरू हो गई, ठीक है। अब वो कोरा से अर्निंग कैसे शुरू होगी? कोरा तो अर्निंग पैसे नहीं देता, कोरा बिल्कुल पैसे नहीं देता। तो उसने घुमा फिरा कर एक बात की हुई थी, तो मैं आपसे भी डिस्कस कर लेते हैं। वो घुमा फिरा के क्या बात की थी? उसने बात की थी एफिलिएट मार्केटिंग की। वो एफिलिएट मार्केटिंग से कोरा को लिंक मिला, उस लिंक से किसी ने जाकर कुछ परचेज किया, तो दैट इज नॉट कोरा अर्निंग। ये अर्निंग कहां से हो रही है? एफिलिएट। मिसाल के तौर पर आप कोरा पर आए, किसी बंदे ने कुछ पूछा किसी प्रोडक्ट के मतलब कि भाई कौन सा वायरलेस माउस अच्छा है, ठीक है, ये किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है। आपने वायरलेस माउस के फीचर सारे बताए उसको, ये वायरलेस माउस होता है, ये होता है, ये होता है, सब कुछ बताने के बाद उसको अच्छे तरीके से आपने तसल्ली करा दी कि अच्छा वायरलेस माउस कौन सा होता है। उसके बाद आपने उसको एक लिंक दिया कि अगर तुमने मोबाइल वायरलेस माउस खरीदना है तो इस लिंक पे क्लिक करो। अब वो जो लिंक था बेसिकली उसने एक अफिलिएट लिंक बाय किया हुआ था। अफिलिएट कंपनी ने उसको एक लिंक दिया हुआ था कि भाई अगर आपने मेरी चीज को बेचेंगे तो मैं आपको 20%, 25%, 30% उस पर कमीशन दूंगा। अब वो जो लिंक आपने बाय किया, अब सवाल एकदम ज़हन में स्टूडेंट्स के ये आता है कि भाई ये उनको पता कैसे लगेगा ये सेल मेरे से हो रही है? ये बड़ी मुश्किल बात है ना। मतलब मैं कोई अपना फेसबुक पेज बनाऊं और इस पर कुछ चीज़ लिखूं और आप कहेंगे सर ये आपको एक स्टूडेंट मैंने दिया, तो बड़ा मुश्किल है उसको वेरीफाई करना कि भाई ये स्टूडेंट आपने मुझे कैसे दिया। लेकिन जो अफिलिएट वेबसाइट्स होती हैं वो डेवलपर इस तरह बनाते हैं कि उसके अंदर लिंक जनरेट करने का ऑप्शन होता है कि उस पर किसी बंदे ने आना होता है, वो साइन अप होता है। जैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, आप उन वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है बहुत सारी ऐसी जिन पे जाकर आप ये काम कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, एज ए कोर्स सीखने की जरूरत नहीं, ये तो सिंपल सी बात है। फाइंड करें कितनी वेबसाइट्स हैं दुनिया में जो एफिलिएट मार्केटिंग करवा रही हैं अपनी, ठीक है ना। वेबसोल पर जाएं, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग दे रहा है। उधर भी आपका एक अकाउंट बनेगा और आपको एक लिंक देगा, कहेगा भाई इस लिंक से जो बंदा मेरी होस्टिंग परचेज करेगा इसका शेयर मैं आपको दूंगा। इसी तरह उन वेबसाइट ने भी कहना है कि आओ यहां पर अपना अकाउंट बनाओ, उस अकाउंट में मैं आपको एक लिंक दूंगा, ठीक है। उस लिंक के अंदर बेसिकली क्या होगा, आपका आईडी शामिल होगा। तो जब कोई भी बंदा उस लिंक से परचेज करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपका आईडी भी चला गया उसके पास, तो उनके पास आ गया कि भाई ये जो परचेज हुई है ये किस आईडी से परचेज हुई है। तो जैसे ही उनको पता लगेगा जनाब ये फलां के आईडी से परचेज हुई है, तो उसका वहां पर अकाउंट बना हुआ है, ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में वो पैसे डाल देंगे। मतलब इट इज द मेथड ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग। ये अफिलिएट मार्केटिंग का मेथड है। सो कोरा हमें कुछ पे नहीं करता, लेकिन कोरा से हम ऐसा काम करा सकते हैं कि हमें, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप जाएं कोरा पे और जाकर सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग का लिंक ही लगा दें, ऐसे तो नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं वेबसोल की अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं या मैं आईटी लिंक्स की अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं, किसी की भी कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी ग्राउंड बनानी है ना, बताना है कि भाई वेबसोल बहुत अच्छी है, या मैं टेलीनॉर की करने लगा हूं, ठीक है, या मैं ये मेरे पास जो डिवाइस है टेलीनॉर की मैं इसकी करने लगा हूं, तो मैं पहले तो क्या करूंगा, इसकी मार्केटिंग करूंगा बहुत ज़्यादा।
ऐसी ज़ाला मार्केटिंग करूंगा कि देखने वालों को लगे कि यार इससे अच्छी तो इंटरनेट डिवाइस ही कोई नहीं है, और उसके अंदर मैं लिंक भी दे दूंगा कि भाई किसी ने परचेज करनी है तो इनकी एक ऑफर चल रही है, इस पर क्लिक करो। वो जब उस पर क्लिक करेगा तो वो लिंक बेसिकली मुझे टेलीनॉर वालों ने दिया होगा कि भाई अगर तुम मेरी चीज बेचोगे तो मैं तुम्हें उसका इतना कमीशन दूंगा। तो जब उस लिंक से कुछ परचेज होगा तो मेरे अकाउंट में उसके पैसे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। इट इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। ये हर जगह पर है, हर चीज में ये अफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो ये ऑनलाइन, अब आप अफिलिएट मार्केटिंग करें तो ऐसी जगहों की करें जो पॉपुलर हो, जिनकी डोमेन अथॉरिटीज भी अच्छी हो, जहां से परचेजिंग भी हो रही हो, ठीक है। तो जाकर चेक कीजिएगा कि दराज की क्या अफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है। उसके बाद फाइवर की अफिलिएट मार्केटिंग देखें, है, बिल्कुल है। फाइवर की भी अपनी अफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है। आपकी गिग सेल नहीं हो रही है, कोई बात नहीं है, आप उनका अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लें। तो अगर आप अपनी नहीं कर रहे तो दूसरों की भी करना मुश्किल आपके लिए होगा, लेकिन जिस बंदे की हो रही है, हम कह रहे हैं पाकिस्तान से नहीं हो रही भैया आजकल, हाँ, तो हमने क्या किया कि जिस कंट्री से ज्यादा सेल हो रही है ना, हमने उसकी कर ली, पकड़ ली गिग। अब उधर से, अब वो हम उस बंदे के पास नहीं जा रहे हैं, मतलब अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए हम उस सेलर से कोई राब्ता नहीं कर रहे, बल्कि हम तो फाइवर के पास जा रहे हैं। फाइवर कहेगा हाँ भाई किसकी गिग सेल करनी है, हम उस सेलर को पकड़ेंगे, उधर से लिंक जनरेट होगा, मैं उस लिंक को मार्केट करूंगा। अगर उस लिंक को क्लिक करके किसी ने उसकी गिग परचेज कर ली तो मुझे उसका कमीशन आ जाएगा। अब ये कमीशन मुझे सेलर नहीं देगा, ये कमीशन मुझे फाइवर देगा। तो फाइवर का भी एफिलिएट प्रोग्राम है, फाइवर का एक अपना प्रोग्राम है, सेलर का प्रोग्राम है, और एक उनका एफिलिएट प्रोग्राम है। इस तरह इतनी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उनके एफिलिएट प्रोग्राम चल रहे हैं। तो आप उनकी चीज़ों को बेचो। ये जो अमेज़न है ये भी तो एफिलिएट प्रोग्राम है ना, अमेज़न भी एफिलिएट प्रोग्राम है। तो अगर कोई लोग एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो ये एक ऐसा टास्क है जिसपे वो मेरा ख्याल है एक दिन में 1-2 घंटे लगाएं तो टेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये क्या हमें रिजल्ट करती है कि रिजल्ट नहीं करती, ठीक है। एक तो हो गई प्रोफाइल सबमिशन। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास जो है, जो आजकल बहुत इन है, वो है गेस्ट पोस्टिंग। ये गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है? गेस्ट पोस्टिंग का ये मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई हैं कैटेगरी वाइज, एजुकेशनल वेबसाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट्स, और वो ये कहते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं, 60+ अथॉरिटी की वेबसाइट है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे कोई पोस्ट लगाओगे और उसमें अपना लिंक लगाओगे तो उससे भी आपको ट्रैफिक मिलेगी और उससे आपकी डोमेन अथॉरिटी भी इंप्रूव होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गेस्ट पोस्ट है ये हमें ढूंढना पड़ेगा कि भाई कौन गेस्ट पोस्ट लगा रहा है अपनी वेबसाइट पर। ये काम करने के लिए भी फाइवर पर भी बहुत लोग बैठे हुए हैं जो गेस्ट पोस्ट कर रहे हैं। अब वो गेस्ट पोस्ट करने का तरीका क्या है? गेस्ट पोस्ट करने का तरीका है कि आपको 2 लोगों को ढूंढना है। मिसाल के तौर पर आप कुछ भी नहीं हो, खुद, मतलब खुद ना आपकी वेबसाइट है ना आप पोस्ट करवाना चाहते हैं, आप दोनों काम नहीं कर रहे, ना आपकी वेबसाइट है ना आप पोस्ट करवाना चाहते हैं, आप बीच में समझ लोगे एज ए ब्रोकर बैठे हुए और आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपनी साइट पर गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहते हैं, और आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो लगाना चाहते हैं। एक लगवाना चाहता है और एक लगाना चाहता है। मतलब मैं कहता हूं मेरी वेबसाइट है, मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरी वेबसाइट पर आकर गेस्ट पोस्ट करें, और एक बंदा है वो कहता है भाई मुझे अपना रैंक इंप्रूव करना है, मुझे गेस्ट पोस्ट लगवानी है। 2 लोग हो गए ना। मैं क्या करूंगा, दोनों को मिलाऊंगा आपस में, मैं एडवर्टाइज करूंगा कि भाई किसी ने गेस्ट पोस्ट लगवानी है तो मुझसे रब्ता करें, ठीक है। ये एजुकेशनल गेस्ट पोस्ट लगानी है तो एक पोस्ट का मैं इतने डॉलर्स ले रहा हूँ, 10 पोस्ट के मैं इतने डॉलर्स ले रहा हूँ। इसके साथ मैंने उस बंदे से भी डील कर ली जिसकी साइट पर हमें पोस्ट लगानी है। मसलन मैंने लिए किसी से $20 या $5, और उसको मैंने कहा कि भाई मैं $2 के ऊपर तुम्हारी इस साइट पर पोस्ट लगवाऊंगा। अब बीच में जो पैसे बच रहे हैं वो मेरा कमीशन है, ठीक है। इट इज कॉल्ड गेस्ट पोस्ट, और ये गेस्ट पोस्ट जो है ये बिल्कुल एसईओ के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, ठीक है। अब होगा क्या, उसकी वेबसाइट अच्छी होगी, वो एक कंटेंट लिखेगा, मतलब एक पोस्ट बनाएगा, जैसे वर्डप्रेस में पोस्ट बनी होती है, एक पोस्ट बनाएगा, उस पोस्ट में अपना लिंक देगा और एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड पोस्ट होगी। अब जब एक ऐसी वेबसाइट पे उसकी पोस्ट लगेगी जिसकी डोमेन अथॉरिटी 60+ होगी, रैंक भी हुई होगी, तो आपको भी फायदा होगा ना उस पोस्ट का। गेस्ट पोस्टिंग से भी आपकी डोमेन अथॉरिटी बहुत स्पीड से बढ़ती है, मगर ये गेस्ट पोस्ट जो है वो पार्टली पेड है, मतलब एज इट इज गूगल पर पेड नहीं है ये, लेकिन जो इसके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इसको पेड सर्विस के तौर पर यूज कर रहे हैं। मतलब एक बंदा जो बैठा हुआ है
जो फाइवर पर है, फाइवर पर आप इसको चेक कीजिएगा, आप देखिएगा कितने सारे लोग आ जाएंगे जो गेस्ट पोस्ट लगा रहे होंगे। ठीक है, अब वो जो बंदा बैठा हुआ है, हो सकता है उसकी साइट्स भी ना हो, वो बंदों को ढूंढता हो, और ये गेस्ट पोस्ट के ग्राहक आपको कहां से मिलेंगे? इसके कस्टमर्स आपको फ्रीलांसिंग पे भी मिलेंगे, और इसके कस्टमर्स आपको लिंक्डइन पे भी मिलेंगे। अगर आप लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पर है, वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये काम करना, अब आप एक और चीज का पता लग गया, इसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ गेस्ट पोस्ट को अच्छे तरीके से समझना है। यानी आपको सबसे पहले उन लोगों से रब्ता करना है, कुछ 10-15 लोग ढूंढ लें जो गेस्ट पोस्ट लगाना चाहते हैं अपनी साइट्स पर, और उनसे रेट्स लें आप। इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका होता है क्लाइंट बन के जाते हैं, जी मुझे आपकी इसके ऊपर एक गेस्ट पोस्ट लगानी है, कितने पैसे लेंगे आप? वो आपको बताएगा। अब आप उसको मार्केट करोगे कि भाई मेरे पास एक एजुकेशनल वेबसाइट है गेस्ट पोस्टिंग की, तो क्या आप अपनी पोस्ट लगाना चाहते हैं? तो मैं इतने पैसों में लगाऊंगा, तो बीच में आपका मार्जिन बनेगा। सो इट इज कॉल्ड गेस्ट पोस्ट। इसी तरह जो दूसरी चीज हमारे पास है वो फोरम्स हैं। फोरम की बात तो ये है, कोरा एक फोरम है, इस तरह के और बहुत सारे फोरम ऑनलाइन ढूंढने हमने। इसी तरह और क्या चीज है जी हमारे पास? आर्टिकल सबमिशन है। आर्टिकल सबमिशन में भी हम लिंक्स लगा सकते हैं। आर्टिकल्स की वेबसाइट ढूंढनी है और वहां पर आर्टिकल्स लिखने हैं। अब तो आजकल या तो हम कोई पेड टूल खरीद लें, या फिर क्या नाम है जी सॉफ्टवेयर का, चैट जीपीटी पे जाएं और आर्टिकल लिखें कंटेंट बताकर। आर्टिकल का काम तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, आर्टिकल लिखना तो बहुत ही आसान हो गया, और उधर से ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पे लेके। ठीक है, आर्टिकल्स वाला काम जो है ये पेड भी है। आपको फाइवर पे भी आर्टिकल्स लिखने का काम मिल सकता है कि भाई मुझे इस तरह का आर्टिकल चाहिए, लेकिन फाइवर पे अगर ये काम शुरू करना है तो पहले कुछ बना लें, थोड़ा सा कोई एक साइट बनाए, उसके ऊपर आपने बेशक अपनी ही साइट हो, मुख्तलिफ चीजों पे आर्टिकल्स लिखे, ताकि जब आप किसी से आर्टिकल का बिजनेस लें तो आप उसे दिखा सकते हो कि भाई ये मेरे आर्टिकल्स हैं, ये मेरे आर्टिकल्स यहाँ लगे हैं। कहीं भी नहीं मिल रहा ना भाई, कोई साइट भी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं है, लिंक्डइन पर जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, अपना अकाउंट बनाए, और वहां पर पोस्ट की ऑप्शन होती है, वहां पर वीडियो की ऑप्शन होती है, और वहां पर आर्टिकल की ऑप्शन होती है। अपने आर्टिकल्स वहां लिखने शुरू कर दें, ठीक है, और वो लिंक जो है वो अपने क्लाइंट को भेजें। और अगर आपको लग रहा है 2-3 अकाउंट्स बना लो, मैं 2-3 अकाउंट्स बना लें और 2-3 अकाउंट्स पे मुख्तलिफ कैटेगरीज के आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दें। ठीक है, सो ये आर्टिकल सबमिशन भी हमारे पास इस कैटेगरी में आती है। सो ये हमारे पास जो है ये है लिंक बिल्डिंग, और ये टाइम टू टाइम हम करते रहेंगे। यानी जो सॉफ्टवेयर हाउस होंगे एसईओ कंपनीज वाले, उन्होंने कुछ लोग बैठाए होंगे जो डेली बेसिस पर ये डाटा एंट्री करने लगे हुए हैं कि भाई आज आपने इतने लिंक्स लगाने हैं, आज आपने इतने लिंक्स लगाने हैं। वो नेट से ढूंढेंगे कि भाई कौन कौन से लिंक्स हैं जो हमें फ्री मिलने लगे हुए हैं। ये पेड लिंक्स नहीं हमने लगाने हैं, ये सारे के सारे हमने फ्री लिंक्स लगाने हैं, और ये हमने ढूंढ के लगाने हैं कि भाई ये वाली वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स हो जो 40+ पे हो। ये नहीं है कि हमारी डोमेन अथॉरिटी जो है वो 10 है और जिस पे हम लगा रहे हैं वो 12 है, इसका तो कोई फायदा नहीं है। इस तरह के लिंक लगाने का हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए।